पूर्ण तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स का यह सेशन चल रहा है। अनुपात और समानुपात के जो नेचर बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्नों पर डिस्कस हो रहा है। जहां पर मैंने पिछला क्लास छोड़ा हुआ था वहीं से सेशन आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। 41वां टाइप चल रहा था, ये था अनुपाती व्यवहारगत प्रश्न, मतलब अनुपात पर जो व्यवहारगत प्रश्न है उनके प्रश्न की बात हो रही है। और उस क्रम में यहाँ पे मैंने पिछला क्लास छोड़ा था और यहीं से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। आप सभी को शुभ संध्या और लेते हैं आज की श्रृंखला का यह पहला सवाल। ये सवाल मैंने दिया था, काफी लोगों ने कमेंट किया था और सही उत्तर बिल्कुल किए हैं। देखते चलिए, दिया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। ए अनुपात बी बराबर दिया है बी अनुपात सी। चलिए यह दिया है और आपसे पूछा है a पर घात 4 अनुपात b पर घात 4 का मान। चलिए देखिए, अच्छा ये दोनों अनुपात समान है और जब दो अनुपात समान हो तो इसको समानुपात कहेंगे। ये सिंपल सी बात है, a अनुपात b समान है किसके, b अनुपात c के, तो ये समानुपात है। और आप जानते हैं समानुपाती पद में बाह्य पद का गुणनफल सॉरी अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपाती पद में बाह्य पद का गुणनफल किसके बराबर होता है, अंतः पद के गुणनफल के। तो चलिए अंदर का गुणा अंदर करिए और बाहर का गुणा बाहर। तो अंदर का गुणा अंदर, b का गुणा b में, b का गुणा b में क्या होगा, b स्क्वायर बराबर, अब ये बाहर का गुणा बाहर, a का गुणा c में गुणा करेंगे ac, b स्क्वायर बराबर क्या होगा, ac। पहले बताइए इतनी बात क्लियर है कि अंदर का गुणा अंदर, b का गुणा b में होगा b स्क्वायर बराबर बाहर का गुणा बाहर, a का गुणा c में कितना होगा ac, b स्क्वायर बराबर ac। तो यह जानकारी हमें प्राप्त हुई कहां से, ये जो दिया है, तो दिए गए भाग से यह जानकारी मिल गई। अब आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a पर घात 4 अनुपात b पर घात 4 का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। a पर घात 4 अनुपात b पर घात 4। अच्छा, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे a पर घात 4 अनुपात को बटे में लिख सकते हैं और b पर घात 4 है तो b पर घात 4 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, b पर घात 4 है तो b पर घात 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं b स्क्वायर करिए ब्रैकेट बंद उसका स्क्वायर, क्योंकि घातों पर घात होगा तो गुणा होगा, b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b पर 4 आएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें b स्क्वायर का मान पता है, b स्क्वायर बराबर ac है तो b स्क्वायर का मान यहाँ पे रख सकें, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, हमसे पूछा है a पर घात 4 अनुपात का मतलब बटे, a पर घात 4 बटे b पर घात 4 को b स्क्वायर करिए और ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर करिए, ये घात पर घात गुणा होगा तो उतना हो जाएगा। हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम b स्क्वायर का मान रख सके, b स्क्वायर का मान यहां से ज्ञात हुआ है। तो चलिए कैसे करेंगे, a पर घात 4 और बटे, देखिए पहले b स्क्वायर का मान रखना, b स्क्वायर का मान ac है और इसका स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर का मान क्या है, b स्क्वायर का मान ac है तो यहाँ b स्क्वायर का जगह है ac कर दिया ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है ना, b स्क्वायर का मान हमने रख दिया। अच्छा अब बात समझना, जब इसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर a का भी होगा स्क्वायर c का भी होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर a का भी होगा स्क्वायर c का भी, a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ a पर घात 4 है तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी, तो ये कट गया, a स्क्वायर कट गया तो कितना आया, a स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, बटे का मतलब अनुपात, इसका उत्तर होगा a स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, पहला भी। तो एक बार फिर से देखिएगा जो लोग अभी जस्ट जुड़े, ये जानकारी आपके प्रश्न में दिया है a अनुपात b बराबर b अनुपात c, ये समानुपात है। ऐसी स्थिति में बाहर का गुणा बाहर बराबर होगा अंदर का गुणा अंदर, तो b का गुणा b में होगा b स्क्वायर बराबर बाहर का गुणा बाहर a का गुणा c में ac। ये जानकारी प्राप्त हुई, हमें इसका मान बताना है। a पर घात 4
अनुपात, अनुपात मतलब बटे, और b पर घात 4 को b स्क्वायर करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि b स्क्वायर का मान हमें पता हो गया। तो b स्क्वायर का मान ac है, तो b स्क्वायर का मान हमने कितना रख दिया? ac। भाई b स्क्वायर का मान हमने ac रखा और ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों का होगा, a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और a पर घात 4 को a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि ये और ये कट जाए। a स्क्वायर बटे सी स्क्वायर आ गया। आसान प्रश्न है, चूंकि अनुपात के व्यवहारगत प्रश्न है तो उस व्यवहार को समझना है। आइए कुछ और अनुपात के व्यवहारगत प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए लगाइए, अनुपात के ये भी व्यवहारिक प्रश्न ही। तो देखा जाए, अच्छा ये दोनों अनुपात बराबर है 3:5 के, मतलब a अनुपात b बराबर c अनुपात d है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप कहेंगे ऐसी स्थिति में हम बाहर का गुणा बाहर और अंदर वाले पद का गुणा अंदर करेंगे, क्योंकि ये समानुपात पद है। समानुपात कब होता है? जब दो अनुपात बराबर हो, जैसे a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो, तो ये समानुपात है। ऐसी स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैं लगातार बता चुका हूं। तो ऐसे ही देखिए, ये अनुपात किसके बराबर है? 3:5 के। तो ये समानुपात है। ऐसी स्थिति में बाहर का गुणा बाहर करेंगे और ये अंदर का गुणा अंदर करेंगे। चलिए, अच्छा गुणा करें और गुणा करने के बाद a और b का रेशियो बना ले, और जब a और b का रेशियो आ जाए तो उसको उठा के वहां पे रख दें। तो चलिए पहले ऐसा करिए, 5 का गुणा करना बाहर, देखिए 5 का गुणा किस में करेंगे? बाहर, इन दोनों में। मतलब 5 का गुणा a में भी गुणा करेंगे और 5 का गुणा 3b में भी। तो देखिए 5 का गुणा a में होगा 5a और प्लस ये 5 का गुणा 3b में, 5 या 15b हो गया बराबर। ठीक है, बाहर का गुणा बाहर हो गया। अब ये अंदर का गुणा अंदर करिए, मतलब 3 का गुणा दोनों में, तो 3 का गुणा 2a में होगा 6a और प्लस 3 का गुणा 4b में, 3 चौके 12b, 3 चौके 12b। अब क्या करें? ए वाले परिवार एक तरफ, बी वाले परिवार एक तरफ। तो चलिए परिवार को पहले सजाती परिवार एक तरफ करें, पता तो चले कौन किस पक्ष से है, कौन बराती है कौन घराती है। तो चलिए सजाती परिवार इकट्ठा करते हैं। ऐसा करिए ना, ये 12b पक्षांतर करिए बाएं, तो 15b में से 12b घटेगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा। 15b में से 12b घटेगा तो 3b हो जाएगा बराबर। अब ये 5a दाहिने जाएगा तो 5a उधर जाके घटेगा, मतलब 6a में से 5a घटेगा तो केवल ये आएगा। ज्यादा शार्ट कर दिए हैं क्या? देखिए मैंने क्या किया, पहले 12b बाएं बुला लिया, तो 15b में से 12b माइनस हो जाएगा, 3b बचेगा बराबर। अब दाहिने 6a पहले से है, 5a दाहिने जाएगा तो 6a माइनस 5a, तो 6a माइनस 5a। अच्छा अब ऐसा करिए ना, b पक्षांतर उधर कर दीजिए, तो b उधर बटे में जाएगा, तो इसलिए b उधर जाएगा तो a बटे b बराबर 3 बचेगा, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। मतलब a और b का अनुपात 3:1 है, मतलब a का मान 3 होगा तो b का मान कितना होगा? 1। यही ab का मान उठा के वहां पर रख दीजिए। हमसे इसका मान पूछा है, हमसे किसका मान पूछा है? a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a का मान 3 है, माइनस b का मान 1 है। a माइनस बी और अनुपात a प्लस बी, तो a का मान 3 है और प्लस b का मान 1 है। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 3 और 1 जोड़ेंगे 4, तो 2:4 का मतलब 1:2। तो 1 का 2, 2 दूना 4, ये कट गया ना। तो 1:2 पहला ही ऑप्शन। काफी देर से पहला ऑप्शन पर बन रहा है विनय वर्मा, नेहा राजपूत, दीपिका, अजय चौधरी और केएस, रंजना कुमारी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, और तो आगे बढ़े। अब बहुत सटीक उत्तर है आप सभी का, बड़े पेशेंस से देखिएगा। और ये सब अनुपाती व्यवहारगत प्रश्न है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो अनुपात से एक प्रश्न की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो एक प्रश्न कहां से आएगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते। आपको अनुपाती विभाजन भी पढ़ना पड़ेगा, जो रुपए पैसे बांटना हुआ, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, अनुपाती मान, जो कल मैंने बताया, सारी चीजें एक व्यवस्थित क्रम में पढ़िएगा। इसलिए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रहा हूँ।
यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसको लगा लीजिए तो समझिए कहीं से दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या बताया प्रश्न लिया था, तो हमने कहा था कि अनुपात में संख्या के औसत से गुणा करने पर संख्या मिलती है। जैसे हमने कहा दो संख्या का अनुपात 2:3 है, तो इसका मतलब एक संख्या 2x मान लेंगे, दूसरी संख्या 3x मानेंगे। मतलब यदि अनुपात दिया है और एग्जैक्ट मानना है, अनुपात दिया है और एग्जैक्ट मानना है, तो यक्स चिपका के मानिएगा, यक्स जहां उनका मस है। तो ए बी सी तीनों का अनुपात 2, 3, 4 है और 2a-3b + 4c बराबर 33 है। तो ए बी सी का मान पता चल जाए तो इसमें रख दें। देखिए बात समझिए, ये समीकरण आपके प्रश्न में दिया है 2a-3b + 4c बराबर 33 है। तो यदि ए बी सी का मान पता चल जाए तो यहां पे रख दें। अब ए बी सी का एग्जैक्ट मान क्या होगा, तो हमने माना, देखिए बात समझना, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है। तो हमने माना ए बराबर 2x है, बी बराबर मान लिया 3x है और सी बराबर मान लिया 4x है। ये कहां से आ गया बताइए? जो कल मैंने बताया था, अनुपात दिया हो एग्जैक्ट मानना हो तो x चिपका दीजिए। तो ए बी सी का अनुपात 2:3:4 होगा, मतलब ए बराबर मान लीजिए कितना 2x, इसके साथ x चिपका के मानिए ए बराबर 2x और बी बराबर कितना 3x और सी बराबर कितना 4x। ए बी सी का मान आ गया। तो जब ए बी सी का मान हमें पता चल गया तो यही मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यह मान व्यंजक में रख दीजिए, ये तीनों मान व्यंजक में रख देना। किस व्यंजक में? जो मैंने बॉक्स में रखा है। अच्छा बॉक्स में क्या लिखा है? 2a-3b + 4c बराबर 33 है। तो 2 इंटू ए मतलब 2 गुणा ए, तो 2 गुणा ए का मान कितना है 2x माइनस 3 गुणा, देखिए 3 इंटू बी और बी का मान कितना है 3x और प्लस 4 इंटू सी, तो 4 गुणा सी और सी का मान कितना है 4x के बराबर 33 है। पहले बताइए इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं कि 2a-3b + 4c बराबर 33 है। तो 2 गुणा ए का मान कितना है 2x माइनस 3 इंटू बी, तो 3 गुणा बी का मान 3x है और प्लस 4c, तो 4 इंटू 4 गुणा सी का मान कितना 4x बराबर 33। तो ये कितना हो गया 2 दूना 4x माइनस 3 3 9x और प्लस 4 चौके 16x बराबर 33 है। अब क्या करें? धनात्मक वाला जोड़ के ऋणात्मक घटा दीजिए। तो 4x और 16x जोड़ेंगे तो 20x आएगा, 16x और 4x जोड़ेंगे 20x और 20x में से 9x घटा दीजिए। तो 20x में से 9x घटाएंगे तो 11x और 11x बराबर 33 है तो x बराबर 3। 11x बराबर 33 है तो x बराबर 3। अब ए बी सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है तो सी का मान बताइए। तो सी का मान कितना है? सी का मान देखिए ए बराबर 2x है, बी बराबर 3x है और सी बराबर 4x है और यक्स का मान 3 है। तो जब यक्स का मान 3 रखेंगे तो ये 4 गुणा 3, 4 3 12, तो सी का मान होगा 12। अच्छा ए का मान कितना होगा? ए बराबर 2x है और x बराबर 3 है तो 2 गुणा 3 हो गया 6 और b बराबर कितना? ये 3x है और x का मान 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा और c बराबर 12। आप चाहे तो तीनों को जोड़ लीजिए 33, ए बी सी का मान यहाँ पे रख के देख लीजिए 33 आएगा। समझ पाए हैं कि नहीं? कल वाला जो लोग क्लास किए होंगे इसमें दिक्कत नहीं मालूम पड़ेगी। हाँ बहुत अच्छा 12 आएगा। विनय वर्मा, आप तो काफी तेजी से कमेंट बढ़ रहा है। आगे बढ़े, बस देखना ए बी सी का अनुपात दिया है 2 3 4। ये कह रहा है कि ए 2 होगा तो बी 3 होगा और सी 4 होगा। एग्जैक्ट क्या होगा नहीं पता, तो हमने माना ए 2x होगा और बी 3x होगा और सी कितना होगा 4x और यही मान उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अनुपात से एग्जैक्ट निकालना हो तो यक्स चिपकाने वाला कला नहीं भूले। एक अगला हेडिंग है आय और व्यय पर प्रश्न। देखिए अनुपात के अभी उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आय और व्यय से। हालांकि आय और व्यय जब प्रतिशतता आप लोग पढ़ेंगे, जब प्रतिशतता पर प्रैक्टिस चलेगा तो वहां भी है।
जैसे कह दिया जाए ए अपनी आय का 40% शिक्षा पर, शेष का 20% भोजन पर और शेष का इतने परसेंट अन्य पर खर्च करता है। तो अभी तो प्रतिशतता चलेगा तो वहां भी आय व्यय चलेगा। इन वाले प्रश्न में भी आय व्यय होता है। जैसे होता है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 भाग पुत्री को। तो आय व्यय लगभग सब में है, भिन्न में भी है, अनुपात में भी है, प्रतिशत में भी है। तो सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल आय और व्यय के अभी उन प्रश्नों को देखेंगे जो अनुपात से संबंधित है। ये अलग अलग पैटर्न में बनेंगे। तो इसमें हम लोग 3 पैटर्न पढ़ेंगे, पैटर्न ए, पैटर्न बी, पैटर्न सी। लेकिन ये टाइप 41वां ही है। तो 41वें टाइप में 3 पैटर्न है। कल तक 40 पैटर्न हो गया था ना, मेरे ख्याल से ये 42वां होना चाहिए। या चलिए जो भी हो, नंबरिंग एक आख नंबरिंग आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं। आइए, मैं चाहूंगा इस प्रश्न को थोड़ा धैर्य से देखें। आय और व्यय का पहला सवाल मैंने लिया है, तो इस सवाल को धैर्य से देखें। जब अगला सवाल मैं दूंगा तब उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अभी समझिएगा, ये प्रश्न मैं आपको 2 मेथड से बता दे रहा हूं। इस प्रश्न को हल करने का 2 मेथड मैं बता रहा हूं। अभी चलिए फर्स्ट मेथड पर विचार करें। ये एकदम बेसिक मेथड है। अच्छा, ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दोनों के आय का अनुपात 2:3 है, लेकिन एग्जैक्ट आय क्या है नहीं पता। एग्जैक्ट कैसे मानेंगे? अनुपात दिया रहे और एग्जैक्ट मानना हो तो मैंने क्या कहा, यक्स चिपका के मानिएगा। ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है, तो ए की आय मान लीजिए 2x और बी की आय मान लीजिए। यक्स कहां से आया ये समझ रहे। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हो जरूर देखिएगा, सीखने की एक क्रमबद्धता होता है। तो ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है, तो ए की आय 2x मान लिया, बी की आय 3x। अच्छा, इनके खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक की बचत 600 रुपए हो तो ए की आय क्या है? तो ए की आय तभी मिलेगा जब यक्स का मान आएगा। चलिए यक्स निकलेगा कैसे, ध्यान देना। इतनी तो बात क्लियर है ना। हमने माना ए और बी के आय क्रमशः 2x और 3x है, और इनके खर्च का अनुपात 5:9 है। इनके खर्च का अनुपात, किनके? ए और बी के खर्च का अनुपात। अच्छा, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, मतलब ए का खर्च अनुपात, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। ए का खर्च अनुपात बी का खर्च बराबर 5:9। इसको बटे में लिख सकते हैं। पहले बताइए ये बात समझे। इनके खर्च का अनुपात 5:9 है, किनके? ए और बी के। तो ए का खर्च अनुपात, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, ए का खर्च अनुपात बी का खर्च बराबर 5:9। बस 30 सेकंड ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत कुछ खास बचा नहीं। अच्छा, पहले बताइए खर्च निकलता कैसे? आप कहेंगे आय में से बचत घटाकर। जैसे आप ही समझिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति की कमाई मान लिया 15,000 रुपए, उसकी आय 15,000 है, और वह बचत करता है 6,000 की। वह बचाता कितना है? 6,000। आप बताइए खर्च कितना करता है? आप बताइए खर्च कितना करता है? तो आप कहेंगे 9,000। कैसे? उसकी कमाई 15,000 की है, और 15,000 कमाता है और बचाता कितना है? 6,000। तो 15,000 कमा रहा है, 6,000 बचा भी रहा, तो खर्च कितना करता है? 9,000। कैसे? आप कहेंगे जब खर्च निकालना हो तो आय में से बचत को घटा दीजिए। आय में से क्या करिए? बचत को घटा दीजिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? जैसे व्यक्ति की कमाई 15,000 है और बचाता है 6,000, तो खर्च कितना करता है? 9,000। कैसे? आय में से बचत घटा दीजिए, खर्च आ जाएगा। तो अब बताइए ए का खर्च कैसे निकालेंगे? तो ए का खर्च निकालना हो तो ए के आय में से ए की बचत घटा दीजिए। ए का खर्च कैसे निकलेगा? ए के आय में से ए की बचत घटा दीजिए। अच्छा, दोनों की बचत, प्रत्येक की बचत 600 रुपए है, मतलब ए और बी दोनों की बचत 600 है। ए भी 600 बचा रहा है, बी भी 600 बचा रहा है। प्रत्येक की, प्रत्येक मतलब दोनों की बचत 600 है। अच्छा बताइए ए का खर्च कैसे निकालेंगे? ए का खर्च कैसे निकालेंगे? ए के आय में से ए की बचत घटा दीजिए। तो ए की आय कितनी है? ए की आय 2x है। ए के आय में से ए की बचत घटा दीजिए और ए की बचत 600 है।
देखिए प्रत्येक की बचत 600 है, दोनों की। अच्छा बताइए बी का खर्च कैसे निकालेंगे? तो जब बी का खर्च निकालना हो तो बी के आय में से बी की बचत घटा दीजिए, और बी की आय कितनी है? बी की आय 3x है और माइनस बी की बचत 600 है, दोनों की बचत 600 ही है, बराबर 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा कर लीजिए, अब यक्स का मान आ जाएगा, और यक्स का मान आ जाएगा तो आय आ जाएगा। तो बहुत अच्छा हेडिंग है। अभी 9 का गुणा ऊपर करना दोनों में, तो 9 का गुणा दोनों में, तो 9 दूना 18x और माइनस 9 छक्के 5400। अभी इसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होना। ये 9 का गुणा दोनों में, तो 9 दूना 18x माइनस 9 छक्का 5400 बराबर, अब 5 का गुणा नीचे दोनों में करना, 5 का गुणा नीचे, ये 5 का गुणा नीचे, तो ये 5 दिया 15x और माइनस 5 छक्के 30, 3000। इतनी बात समझ पाए? अब क्या करें? अब यक्स वाले परिवार एक तरफ, संख्या वाले परिवार एक तरफ, तो ये 15x बाएं आएगा तो घटेगा 18x माइनस 15x, तो 18x में से 15x घटेगा 3x बराबर, अब ये माइनस 5400 दाहिने जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो 5400 धनात्मक और 3000 ऋणात्मक, तो 5400 में 3000 घटेगा 2400। ये बात समझ पाए हैं? पहले 15x बाएं बुलाइए, तो 18x माइनस 15x ये हो गया 3x बराबर, अब माइनस 5400 दाहिने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5400 धनात्मक में से 3000 ऋणात्मक हो जाएगा, तो 5400 धनात्मक माइनस 3000 कितना आएगा? 2400। तो यक्स बराबर 800 आ गया, यक्स बराबर 800, क्योंकि 3 उधर बटे में जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए की आय, तो ए की आय कितनी है? ए की आय है 2x, ए की आय कितनी है? 2x, और यक्स का मान 800 है, तो ए की आय 2x है, तो यक्स का मान 800 का गुणा 2 में 1600 आएगा, ए की आय 1600 है। अभी इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूं, देखिए ये बेसिक तरीका है। देखिए इसको हल करने का या तो एक द्विघात समीकरण तरीका, सॉरी द्विघात नहीं, युगपत समीकरण विधि है, सिमल्टेनियस दो चर वाले युगपत समीकरण, और एक ये मेथड है और एक ट्रिक है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, यदि ऐसा प्रश्न बने तो समय की बचत हो जाए। पेशेंस रखिएगा। देखिए जब कोई चीज समझाएं तो जितना धैर्य रखेंगे उतना पढ़ाने में और पढ़ने में इंटरेस्ट हो। तो चलिए, हाँ ए की 1600, अच्छा बी की आय पूछे तो 3 अट्ठे 2400 आएगा, यक्स का मान 800 रखें। अब चलिए ये तो हो गया बेसिक तरीका, एक मेथड और देखें, ये आपको ट्रिक मेथड बता रहे हैं। इस ट्रिक का भी जिक्र मैंने अपने बुक में किया है, ये वाला मेथड भी और जो मैंने लिया है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दो लोग हैं और दोनों के आय का अनुपात, बड़े ध्यान से सुनिए, दोनों के आय का अनुपात 2:3 है, और इनके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात 5:9 है। ए और बी का आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 5:9 है, और प्रत्येक की बचत 600 है। प्रत्येक की मतलब दोनों की, मतलब ए की बचत भी 600 है और बी की बचत भी 600। अच्छा ये नहीं कहना समझ में नहीं आया, अभी तो हमने प्रश्न लिखा है, अब इतने में उत्तर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दोनों के आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 5:9 है, और दोनों की बचत 600 रुपए प्रत्येक की। अब हल कैसे करें? देखिए इसका ट्रिक समझिएगा। पहले ऐसा करना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तिरछा गुणा। जैसे 9 का गुणा 2 में गुणा करेंगे 18 आएगा, तो 18 यूनिट रखना, ये तिरछा गुणा करना। 9 का गुणा 2 में, तो 9 दूना 18 यूनिट हो गया, और 5 का गुणा 3 में, तो 5 दिया 15 यूनिट हो गया। पहले बताइए इतना समझ पाए कि नहीं? ये तिरछा गुणा करिएगा, 9 दूना 18 तो 18 यूनिट हो गया, अब 5 दिया 15 तो 15 यूनिट। तो जैसे ही तिरछा गुणा आपने यहां किया वैसे ही तिरछा गुणा यहां भी करिए, ये भी तिरछा गुणा करिए यहां से। तो 9 छक्का कितना? 9 का गुणा 600 में, तो 9 छक्का 5400 हो गया, और ये 5 का गुणा 600 में, तो 5 छक्के 30, 3000 हो गया। पहले बताइए इतनी बात समझ पाए? हमने केवल तिरछा गुणा किया है, ठीक है, 9 दूना 18 यूनिट और 5 दिया 15 यूनिट, और यही तिरछा गुणा यहां भी करिए। तो 9 का गुणा 600 में, तो 9 छक्का 5400 और 5 छक्के 30, 3000 ये हो गया। अब आप ऐसा करिए, ये अंतर यहां भी ले लीजिए, ये अंतर यहां भी ले लीजिए, तो 18 यूनिट और 15 यूनिट में कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का।
18 यूनिट और 15 यूनिट में 3 यूनिट का अंतर है, और 5400 और 3000 रुपए में कितने का अंतर है? 2400 का। तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट का अंतर 2400 रुपए के बराबर है। तो 3 यूनिट बराबर 2400, देखिए बात समझना, 3 यूनिट का अंतर 2400 के बराबर है। तो जब 3 यूनिट बराबर 2400 है तो 1 यूनिट 800 आ गया। 1 यूनिट कितना आ गया? 800। 3 यूनिट का अंतर 2400 है तो 1 यूनिट कितना आएगा? 800। देखिए 800 आया। आपसे पूछा है ए की आय बताइए, तो ए की आय 2 यूनिट है। ए की आय कितना है? ए की आय 2 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 800, तो 2 यूनिट बराबर 1600 है। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अच्छा, बिल्कुल शेषफल प्रमेय बिल्कुल मैं बता दूंगा। अनुपात हो जाने दीजिए, अनुपात कल पूरा भी हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम बता देंगे, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, सही है। तो देखिए कुछ करना ही नहीं है, तिरछा गुणा तो कर लेंगे ना। 9 दूना 18 यूनिट और 5 दिया 15 यूनिट। देखिए 18 15 यहाँ है, कहाँ तिरछा गुणा किए है ना, 18 15 है। तो अब बाकी नीचे भी तिरछा गुणा, 9 छक्का 5400, 5 छक्के 3000। तो 5400 3000 में 2400 का अंतर है, और ये अंतर 3 यूनिट का है। तो 3 यूनिट का अंतर 2400 है, तो 1 यूनिट का अंतर 800 आ गया। तो 1 या 2 यूनिट है। चलिए कुछ और सवाल लगाइए, थोड़ा अभ्यास हो जाए। देखिए ट्रिक पर थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने दोनों तरीका समझा दिया, बेसिक भी ट्रिक भी। हालांकि ट्रिक का यूज मैं कम करता हूं, लेकिन कुछ हेडिंग ऐसे हैं जहां पे थोड़ा ट्रिक ध्यान दें तो अपने कीमती समय की बचत कर सकते हैं। देखिए 2 व्यक्ति हैं, अब इसको ट्रिक से ही बता दें क्या? 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात लगाइए, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 व्यक्ति हैं, इसके आय का अनुपात 5:3 है। इनके आय का अनुपात 5:3 है, और इनके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात कितना है? 9:5 है। आगे लिखा है यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपए बचत करते हैं, मतलब दोनों की बचत अलग अलग दिया है, पिछले वाले में बराबर दिया था, अब की बार दोनों की बचत अलग अलग है। वे क्रमशः 2600 1800 बचाते हैं, तो ये 2600 बचाता है और बी कितना बचाता है? 1800। अब क्या करिए, तिरछा गुणा करिए जैसे आपने पिछले में किया था। पहले तिरछा गुणा करिए, जो लोग देर से जुड़े हो शुरुआत से देखेंगे बेहतर समझेंगे। तो तिरछा गुणा करिए, तो 5 का गुणा 5 में, 5 पंचे 25 यूनिट, ये यूनिट में रहेगा, और 3 9 27 यूनिट। पहले इसको ऊपर लिख दीजिए, देखिए 5 पंचे 25 यूनिट और 9 3 27 यूनिट, और यहाँ भी तिरछा गुणा करना। तो 5 का गुणा 2600 में, देखिए 5 का गुणा 2600 में कितना आएगा? 5 छक्के 303, 5 दूना 10 3 13, 13000। और 9 का गुणा 1800 में, 18 9 162, 16200। सही हुआ है। ठीक है, 5 का गुणा 2600 में कितना आएगा? 13000। और 9 का गुणा 1800 में कितना? 16200। अब क्या करिए, इधर भी अंतर ले लीजिए, इधर भी। तो 25 यूनिट और 27 यूनिट में 2 यूनिट का अंतर है। 25 यूनिट 27 यूनिट में 2 यूनिट का अंतर है, और 13000 और 16200 में कितने का अंतर है? 3200 रुपए का। कितने का अंतर है? 3200 रुपए का। इसका मतलब यह है कि 2 यूनिट बराबर है, ये जो 2 यूनिट का अंतर है यह 3200 रुपए के बराबर है। तो आप बताइए, जब 2 यूनिट बराबर 3200 है तो 1 यूनिट कितना बनेगा? 1600। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1600। अब आपसे पूछा क्या है, देख लीजिए। आपसे पूछा है दूसरे व्यक्ति की आय। तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? देखिए पहले व्यक्ति की आय 3 यूनिट है, और दूसरे व्यक्ति की आय, सॉरी, पहले व्यक्ति की आय 5 यूनिट है और दूसरे व्यक्ति की आय 3 यूनिट है। तो सेकंड वाले की आय बताना है। तो सेकंड वाले की आय 3 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 1600 है, तो 16 3 4800 आएगा, 4800। ये पहला सही है। अच्छा, ये जो हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू आएगा ना, वो हमेशा आय पर ही आएगा इस फ्रेमिंग में। अब ये कैसे हो रहा है, जो लोग देर से जुड़े हुए इसको पूरा देख लीजिएगा। आइए एक सवाल और अभ्यास करिए, तो पैटर्न चेंज करें। एक थोड़ा और अभ्यास कर लीजिए। ट्रिक पर जितना गहरा अभ्यास होगा उतना बेहतर हो जाएगा। बाकी बेसिक तरीका तो मैंने बताया ही है। जिसे ये मेथड अच्छा ना लगे, बेसिक लगाइए। अच्छा, बेसिक भी बहुत बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझे हैं तो बेसिक भी आसान।
लगाइए जल्दी जल्दी इसको। ए और बी दो लोग हैं, दोनों के आय का अनुपात दिया है, इनके आय का अनुपात है 4:3। यदि व्यय 12:7 के अनुपात में है, व्यय मतलब खर्च, दोनों के जो खर्च हैं वो किस अनुपात में है, 12:7 के अनुपात में। दोनों ही 3200 रुपए बचत करते हैं, दोनों ही 3200 बचाते हैं, मतलब पहला भी 3200 बचाता है, दूसरा भी 3200 बचाता है, तो दोनों की बचत सिमिलर है। पहला भी 3200 बचा रहा है और दूसरा भी 3200 बचा रहा है। हल करिए, कैसे करेंगे, पहले ये तिरछा गुणा करिए, तो 7 चौके 28 यूनिट हो गया और 12 तिया 36 यूनिट। अब इतना तो समझ आए। अब यहां भी कैलकुलेशन करना, यहां भी तिरछा गुणा, तो 7 का गुणा 3200 में 0 0, देखे 7 दूना 14, हाथ से लगा 1 और 7 त्रिक 21, 1 22, 22,400। और 12 का गुणा इधर गुणा करें तो 12 दूना 24, हाथ से लगा 2, 12 तिया 36, 2 38। तो अब दोनों तरफ से अंतर देख लीजिए। अच्छा, 38,400 और 22,400 में कितने का अंतर है, 38,400 और 22,400, तो ये 38 में 22 घटेगा 16, 1600 आएगा ना। देखिए 0 0, 4 में से 4 0, 38, 16,000 आएगा। और यहाँ कितना अंतर है, 28 यूनिट और 36 यूनिट में अंतर कितना है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू 16,000 है। 8 यूनिट का जो अंतर मिला है ये बराबर है किसके, 16,000 के। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 2,000, 1 यूनिट बराबर आएगा कितना, 2,000। आपसे पूछा क्या है, आपसे एक की आय पूछा है और एक की आय 4 यूनिट है, तो एक की आय कितनी है, 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, पहला है। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बेशक चाहे बेसिक से लगा लीजिए चाहे इससे ट्रिक से, तो एक अच्छा सा प्रश्न है, बेहतर सवाल है। आगे बढ़े फिर। ये तो आय और व्यय का पहला टाइप था, पहला पैटर्न था। अब आय और व्यय के दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। आइए आय और व्यय का दूसरा टाइप लेते हैं, इस पर पर्याप्त अभ्यास हो गया। जो लोग देर से जुड़े हुए एक बार शुरुआत से देखिएगा। चलिए ए बी सी पैटर्न बी है। अच्छा, पैटर्न बी में थोड़ा घुलनशील वाले प्रश्न है, देखिएगा। देखिए निरंतरता बनाए रखिए, और किसी कारणवश यदि किसी दिन क्लास एब्सेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अगले क्लास में या अगले दिन जब भी समय मिले उसको देख लें और तभी नया सेशन देखें। उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी, जो चीजें हो चुका है उससे जुड़ी यदि अगला हेडिंग है तो बेहतर समझ पाएंगे। सीखना सिस्टमेटिक हो, निरंतरता इसलिए बना रहे। देखिए वो मैंने, ये तो देखिए ट्रिक में रीजन नहीं पूछना, बेसिक का रीजन होता है, बेसिक का रीजन मैं बता चुका हूं। अब देखिए आप ट्रिक में भी यदि जानेंगे कि ये कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, तो समय की एक बर्बादी हो। भाई जब समय ही बर्बाद करना है तो उससे बेहतर है तब बेसिक ही लगा ले। तो इसीलिए मैं ट्रिक पर कम फोकस करता हूँ। अच्छा, कभी बेसिक बताइए तो ये होता है ट्रिक ट्रिक, और ट्रिक बताइए तो ये होता है ये कैसे हो रहा है। तो दोनों में देखिए, जो मैंने इसलिए कहा जो सुविधाजनक हो उसको फॉलो करिएगा। चलिए अब मैं आता हूं इस अगले पैटर्न बी के सोल्यूशन पर। एबीसी 3 लोग हैं, इनके मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में, ये मासिक वेतन है 2:3:5 के अनुपात में। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए ज्यादा हो, 12,000 अधिक हो, तो बी का वार्षिक वेतन क्या है। अच्छा, बी का वार्षिक वेतन आ जाएगा बशर्ते ये तो पता चल जाए कि बी का मासिक वेतन क्या है। और बी का मासिक वेतन आ जाए तो वार्षिक वेतन निकल आएगा 12 से गुणा करके। हमारे यहाँ एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यदि बी का मासिक वेतन आ जाएगा तो 12 से गुणा कर दीजिए वार्षिक वेतन। चलिए अच्छा, फिलहाल देखिए 3 लोग हैं, कौन, ए बी और सी। इन तीनों के जो वेतन है ये किस रेशियो में है, 2:3:5 में। लेकिन एग्जैक्ट वेतन क्या है, अनुपात दिया रहे एग्जैक्ट मानना हो तो मैंने क्या कहा था, यक्स चिपका के मानिएगा।
तो ए बी सी 3 लोग हैं, इनके वेतन 2 3 5 के अनुपात में है, तो ए का वेतन 2x मान लीजिए, बी का 3x और सी का 5x। ये इनके एग्जैक्ट वेतन हो गए। आगे लिखा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक। अच्छा, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। बस 30 सेकंड में समय लूंगा, ध्यान देना। जैसे मैं कह दूं कि ए का उम्र बी से 4 वर्ष अधिक है, ए का उम्र बी से 4 वर्ष अधिक है, इसका मतलब दोनों की उम्र में अंतर 4 वर्ष है। देखिए, जैसे मैं कह दूं ए का उम्र कितना है, ए का उम्र बी से अधिक है, कितना, 4 वर्ष। तो ए का उम्र बी से 4 वर्ष अधिक है, तो बी इधर माइनस होगा, तो ए माइनस बी बराबर 4 आ गया। इसका मतलब दोनों की उम्र में अंतर 4 वर्ष है। तो अधिक दिया हो या कम दिया हो, उसका मतलब अंतर होता है। जैसे मैंने क्या लिखा, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। ध्यान सुनना, सी का जो मासिक वेतन है, सी का मासिक वेतन कितना है, ए के मासिक वेतन से ज्यादा है, कितना, 12,000। ध्यान से सुनिएगा, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, सी का जो मासिक वेतन है वह ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 12,000। तो ए का पक्षांतर इधर होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब सी और ए के वेतन में 12,000 का अंतर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए, जब मैंने कहा कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सी और ए के वेतन में कितने का अंतर है, 12,000। सी और ए के वेतन में कितने का अंतर है, 12,000। तो सी का वेतन कितना है, 5x, और माइनस ए का वेतन कितना है, 2x, और इसमें अंतर है 12,000। बहुत आसान सवाल है। तो 5x में 2x घटाएंगे, 3x बराबर 12,000 हो गया। तो जब 3x बराबर 12,000 हो गया तो x बराबर 4,000 आ गया, क्योंकि 3 उधर बटे में जाएगा तो x बराबर 4,000 हो गया। आपसे पूछा क्या है, बी का वार्षिक वेतन। अच्छा, पहले बी का मासिक वेतन बताइए। तो बी का मासिक वेतन 3x है, क्योंकि यह मासिक वेतन का अनुपात है। तो ए का मासिक वेतन 2x है, बी का मासिक वेतन 3x और सी का 5x है। तो बी का मासिक वेतन क्या है, ये मासिक, बी का महीने वाला वेतन। तो बी का मासिक वेतन 3x है और x का मान 4,000 रखें तो 3 चौके 12,000 है, मतलब बी का मासिक वेतन आ गया 12,000 रुपए। लेकिन आपसे पूछा क्या है, हमसे बी का वार्षिक वेतन पूछा है, सालाना। तो इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 बरहम में 144, 12 का स्क्वायर, तो 1,44,000 कहीं दिया है। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, अधिक या कम, इसका मतलब हमेशा अपने आप में अंतर होता है। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। तो जैसे हमने कहा सी का वेतन कितना है, ए के वेतन से 12,000 अधिक है, तो ए इधर माइनस होगा। तो सी और ए के वेतन में कितने का अंतर है, 12,000। तो सी और ए के वेतन में अंतर 12,000 है, तो सी का 5x है माइनस ए का वेतन 2x। तो अंतर करेंगे, 3x बराबर 12,000, तो x बराबर 4,000। तो बी का मासिक वेतन 12,000 है, लेकिन वार्षिक वेतन पूछे तो इसमें 12 से गुणा कर देना। तो 12,000 में 12 से गुणा करेंगे, 1,44,000। चलिए ये लगाइए, कमजोर सा प्रश्न है। पैटर्न बी जो है पैटर्न ए वाले से कमजोर है। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, लगाइए। वैसे उत्तर बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद आए और बे का तीसरा टाइप मैं लूंगा। क्या होगा, तो आज वैसे संस्कृत की क्लास नहीं चली, मैं एक जानकारी दे दूं। मार्तंड सर आज पिता बने, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने फोन करके सर को बधाई दी है, और मैंने कहा कि सर खर्चा वर्चा करिए कुछ। बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो हमसे कहे माठा पीजिए, तो सर का कोटेशन है। हमने कहा माठा से अब काम नहीं चलेगा, डॉक्टर बोले हैं मीठा जितना हो सके खाइए। और मैंने सर से कहा ऐसा है, मैं 1 पाव लड्डू चढ़ाता हूँ भगवान को और खा जाता हूँ, आइएगा तो भुगतान करिएगा। बड़ी खुशी की बात होती है, मेरे एक मित्र थे, नाम नहीं लूंगा, लड़का हुआ था, तो बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, काफी खुश थे। मैंने पूछा कि सर इतने खुश क्यों हैं, तो बताया कि लड़का हुआ है। अब बात लड़के पर ही हुई,
तो हमसे कहने लगे कि अच्छा ऐसा करिए, मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छा नाम सुझाइए। हमने कहा नाम चाहते कैसा है? बोले प्रसिद्ध व्यक्तित्व का हो। हमने कहा जैसे? बोले जैसे खेल खिलाड़ी, रचनाकार, गीतकार, साहित्यकार, मतलब इतने कार बता दिए, मैं खुद ही कंफ्यूज था। तो हमने कहा अच्छा मतलब कुल मिला के फेमस व्यक्तित्व चाहिए? बोले हाँ। तो हमने कहा चलिए एक नाम बड़ा अच्छा मन में आ रहा है, बोले बता दीजिए। हमने कहा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। बोले एक मिनट, एक ही लड़का पैदा हुआ है। तो देखिए पहले के नाम ऐसे ही होते थे, शुरू हो जाता था तो खत्म ही नहीं होता, तो लगता था पूरे मोहल्ले का जोड़ के बनाया गया है। आजकल के नाम शुरू होते हैं, मतलब शुरू नहीं होते हैं कि खत्म हो जाते हैं। अब सोचिए किसी लड़के का नाम यदि सिंटू हो या पिंटू हो, तो शुरू करिए खत्म हो जाता, नाम का पता ही नहीं चलता। और कोई एक आक अच्छा साइलेंट हो जाए तब तो इससे बढ़िया है कि ए कह के बुला ले। देखिए मेरा नाम पिताजी ने पवन इसलिए रखा था, मात्रा का कोई झंझट ही नहीं था। इसके बावजूद अपने नाम की स्पेलिंग सीखने में 2 साल लग गए। 1.5 साल तो मैं इसी कंफ्यूजन में बिता ले गया कि व के लिए डब्ल्यू लिखें कि भी लिखें। सारा कंफ्यूजन वहीं आके अटका था। किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया कि नहीं, डब्ल्यू से काम चलाइए। तब से PAWAN लिखने लगा। लेकिन आजकल के नाम में ये सब कंफ्यूजन नहीं। अब सोचिए किसी लड़के का नाम डब्ल्यू ही हो तो उसे बताने की जरूरत नहीं है DABALU लिखिए, सीधा पहचान करा दीजिए बेटा तुम हो। अब देख लेता है तो पहचान लेता है, फिर पापा को दिखा रहा होता है, देखे पापा मैं हूँ। अच्छा पापा भी हंस रहे होते, चलिए अपने आप को पहचान तो लिया। यही लड़का 2 दिन बाद कंफ्यूज होता है। कब? जब यम देखता है। अब फिर पूछता है मम्मी मैं खड़ा कैसे हो गया? इसके पहले तो रोज उल्टे ही रहता था। लेकिन और चीज, आजकल के नाम इतने टेक्निकल नाम हैं, चाहे हिंदी में लिखे, चाहे अंग्रेजी में, चाहे गणित में, या तीनों एक में ही मिला के लिख दीजिए। जैसे मैंने क्या कहा, हमने कहा यदि किसी लड़के का नाम पिंटू हो तो पिंटू लिखना हो तो पी अंग्रेजी में, आधा न हिंदी में, टू गणित में, ये हो गया पिंटू। किसी का नाम सिंटू हो, टीटू हो, इतने अच्छे अच्छे नाम है मार्केट में, बड़े नवीनतम नाम मौजूद है। चलिए अच्छा मैं नाम पे रहूंगा तो वहीं रह जाऊंगा। आते हैं एक व्यक्ति के व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, कंफ्यूज नहीं हो। एक व्यक्ति के व्यय, खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। थोड़ा ध्यान देना, ये खर्च है और ये बचत है, इसका अनुपात 26:3 है। अच्छा यदि हम माने कि एग्जैक्ट मानना हो, ये तो रेशियो दिया है, चलिए हमने मान लिया व्यक्ति का खर्च 26x है और बचत कितना है 3x। देखिए अनुपात दिया रहे और एग्जैक्ट मानना हो तो x चिपका के मानिएगा। हमने माना व्यक्ति का खर्च कितना है 26x और बचत कितना है 3x। अच्छा आप बता सकते हैं आय कितना होगा? देखिए आय जब निकालना हो तो खर्च और बचत दोनों जोड़ दीजिए। अच्छा आप ऐसे ही बताइए, जैसे मैं कह दूं कि मैं 9,000 खर्च करता हूं, जैसे मैं कह दूं 9,000 खर्च करता हूं और 6,000 बचत करता हूं, तो बताइए मैं कमाता कितना? बताइए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं 9,000 खर्च करता हूं महीने में और 6,000 बचाता हूं, तो बताइए कमाता कितना हो? आप कहेंगे 15,000। मतलब आय निकालना हो तो खर्च और बचत जोड़ लेंगे, भाई सिंपल सी बात है। 9,000 में खर्च कर रहा हूँ, 6,000 बचा रहा हूँ, तो इसका मतलब 15,000 कमाता हूँ। तो अब बताइए व्यक्ति खर्च करता है 26x, बचाता है 3x, तो उसकी आय कितना है? दोनों जोड़ लीजिए, 26x और 3x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29x। मतलब व्यक्ति की आय 29x है और यहाँ उसकी आय दिया है 7250 रुपए। मतलब व्यक्ति की आय 7250 दिया है। अच्छा व्यक्ति की आय 29x है, इसका मतलब यह 29x का वैल्यू बराबर है 7250 के। देखिए उसकी जो मासिक आय है 7250 है और उसकी आय 29x बन रहा है, क्योंकि 26x खर्च करता है, 3x बचाता है, तो इसका मतलब उसकी कमाई कितनी है? 29x की। दोनों जोड़ लीजिए, उसकी आय 29x है और उसकी आय दिया है 7250, मतलब ये जो आय 29x है यही 7250 है, क्योंकि आय रुपए में 7250 है और यक्स में 29x है, इसका मतलब 29x जो आय है वही 7250 है।
तो यक्स बराबर कितना, 29 दाहिनी तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 29 दूना 58, अब बचा कितना, 59, 60, 61, 62, 72, 14, 5, 29 पंचे, ये 250 बार में कट गया। सही काटे हैं कि नहीं, देखिए कट गया है, सही हो कि गलत हो तो उत्तर बताएगा। यक्स बराबर 250 है। अच्छा, उसका पूछा है मासिक बचत क्या है, तो उसका मासिक बचत है 3x। उसका मासिक बचत कितना है, उसका जो मासिक बचत है वह 3x है, और यक्स का मान 250 है। यक्स का मान 250 है, तो 250 का गुणा 3 में, तो 3 का गुणा 250 में कितना आएगा, 750, 25 या 75, 750 है कहीं, तब सही कटा था। अच्छा, आय पूछे तो, यदि व्यक्ति का आय पूछे तो 29x है, तो यक्स का मान 250 रखे तो 29 गुणा 250। अच्छा सवाल था, आगे बढ़े। अब देखिए पैटर्न तीसरे पर आते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। खूबसूरत का मतलब श्रृंगार नहीं किया है, प्रश्न का लय और सेंस देखिएगा। ए और बी दोनों के आय का योग 44,000 है, मेरी बात समझना। ए और बी दोनों के आय का योग 44,000 है, इसका मतलब 44,000 में ए की भी आय है और बी की भी आय है। 44,000 में ए की भी आय है और बी की भी आय है। अच्छा एक चीज बताइए, यदि दोनों के आय का अनुपात पता चल जाए तो अनुपाती योग निकालकर बांट सकते हैं कि नहीं, बताइए। विभाजन का नियम तो पढ़े हैं ना, जैसे हमें 44,000 रुपए को दो लोगों में बांटना है और ये आय है, तो आय दो लोगों में बांटना हो तो यदि आय का अनुपात पता चल जाए तो अनुपाती योग निकाल के बांट लेंगे। तो अब पहले तो हमें आय का अनुपात पता होना चाहिए, जब तक आय का अनुपात नहीं पता होगा इसको बांट ही नहीं पाएंगे। ये सिंपल सी बात है, बंटवारे का नियम यही होता है, जिसका जितना हिस्सा हो उसको उतना दीजिए। तो 44,000 रुपए को दो लोगों में बांटना है। यह बंटवारा तभी कर सकते हैं जब आय का अनुपात पता हो, क्योंकि ये आय है, ये कुल आय है, तो कुल आय दो लोगों में तभी बटेगा जब इनके आय का अनुपात पता हो। तो चलिए आय का अनुपात पता करें। वैसे प्रश्न में अनुपात दिया है, लेकिन आय का अनुपात नहीं दिया है, बचत का अनुपात दिया है। देखिए ए की बचत और बी की बचत, ए की बचत और बी की बचत, दोनों की बचत का अनुपात दिया है 4:3। दोनों की बचत का अनुपात कितना दिया है, 4:3। ए और बी दोनों लिखा है ना, दोनों की बचत का अनुपात 4:3 है। ए की बचत अनुपात बी की बचत बराबर 4:3, लेकिन हमें अनुपात किसका चाहिए, आय का चाहिए। कैसे आएगा, चलिए अच्छा मान लेते हैं ए की आय यक्स है, बी की आय वाई है। ए की आय हमने यक्स मान लिया, बी की आय वाई मान लिया। अच्छा एक बात और, ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो बताइए दोनों बचाते कितना है। सिंपल सी बात है, जब ए अपनी आय का 60% खर्च करेगा तो ए अपनी आय का 40% बचाएगा। जैसे मान लिया मैं अपनी आय का 60% खर्च कर रहा हूं, तो कितना बचा रहा हूं, 40%। तो ए अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो ए की बचत कितना है, 40%। किसका 40%, जितनी आय है उसका 40% बचाता है। तो ए की आय x रुपए है, तो ए की आय x रुपए है और ए अपनी आय का कितना बचाता है, 40%। अब बटे बी की बचत। अच्छा देखिए, बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो बताइए जब बी अपनी आय का 75% खर्च करेगा तो बी की बचत क्या होगी, भाई जब बी 75% खर्च करेगा तो मात्र 25% बचाएगा। किसका 25%, जितना बी की आय होगी, तो बी की आय वाई रुपए है और बी अपनी आय का 25% बचाता है। भाई बी की आय वाई रुपए है ना, तो वाई का कितना बचाता है, 25%, क्योंकि 75% तो खर्च करता है, बराबर 4/3। अब हल कर लीजिए, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, देखिए मैं काट पीट करता हूं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5×8 = 40 और 5×5 = 25। अब 8/5, इसका पक्षांतर दाहिने करेंगे तो पलट के गुणा होगा, तो x/y बराबर कितना। ये बड़ा अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। 4/3 गुणा 8/5 उधर जाएगा तो 5/8 से गुणा होगा।
तो ये 4 दूना 8 हो गया, कितना आया, ये 5/3 का गुणा 2 में 6, 5:6 आ गया। देखिए, ए की आय x रुपए है, बी की आय y रुपए है, तो दोनों के आय में अनुपात हो गया 5:6। तो 5:6 आय का अनुपात है, मतलब ए की आय 5 होगी तो बी की आय 6 होगी, तो अनुपात ही होगी 11 बन गया। इसका मतलब 11 के टोटल में ए की आय 5 होगी तो बी की आय 6 होगी। तो हमसे पूछा है ए की आय बताइए, तो ए की आय कितनी है, ए की आय 5 है, कितने में 5 है, 11 में। देखिए ए की आय 5 है, कितने में 5 है, 11 में, तो 44,000 में कितना, तो 11 चौके 44, 4×5 20, 20,000 रुपए आएगा। कितना आएगा, 20,000। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ए और बी दोनों के आय का योग 44,000 है, तो 44,000 में ए की भी आय है, बी की भी आय है, तो दोनों के आय को तभी बांट पाएंगे जब आय का अनुपात पता हो। तो हमें दोनों के आय का अनुपात निकालना है। वैसे प्रश्न में अनुपात तो दिया है, लेकिन बचत का दिया है। यदि दोनों की बचत का अनुपात 4:3 हो, मतलब ए की बचत अनुपात बी की बचत बराबर 4:3 है, तो ए की बचत क्या है, देखिए ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो ए की बचत क्या होगी, जब ए 60% खर्च करेगा तो 40% बचाएगा, तो ए अपनी आय का 40% बचत करता है, और ए की आय x रुपए है तो x का 40% बचाता है, और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब 25% बचाता है, तो बी अपनी आय का 25% बचाता है, और बी की आय y रुपए है तो y का 25% बचाता है, बराबर 4/3। परसेंट परसेंट कट गया, 5×8 40, 5×5 25, 8/5 उधर जाएगा, पलट के गुणा होगा, मतलब x/y बराबर कितना, ये 4/3 है, ये 8/5 उधर पलट के गुणा होगा, तो 4 दूना 8 कितना है, 5/3 दूना 6। आय का अनुपात 5:6 है, तो अनुपाती योग 11, यहीं से हमने बांट दिया। इसको थोड़ा धैर्य से अच्छे से देखे रहें, अब पूरा एक एक बातें समझिएगा। देखिए, रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक एक चीजें ध्यानपूर्वक देखेंगे, कभी जब हम देर से जुड़ते हैं तो जो पिछली चीजें हो गई होती हैं तो चीजें कम समझ में आती है, इसलिए सेशन प्रारंभ से देखें। हमेशा कोशिश कीजिए कि समय से जुड़ने की, क्योंकि यूट्यूब की क्लास अपने मानक समय से शुरू हो जाता है। हाँ, 2-3 मिनट कभी इधर उधर लेट हुआ, 4 मिनट, तो प्रयास ये करिए कि शुरुआत से जुड़िए, बेहतर होगा। और जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा, जब शाब्दिक पकड़ बनने लगता है, प्रश्न के सेंस भाव पकड़ में आने लगते हैं, कभी कभी ये सवाल उठता है कि जो पैटर्न में कराता हूँ वो तो समझ में आ जाता है, बाद में अपने सॉल्व करता हूँ तो कंफ्यूजन। तो ये सबसे बड़ी गणित का दोष है, और यह केवल प्रैक्टिस के थ्रू ही दूर होगा। अभ्यास, निरंतरता, क्योंकि देखिए गणित एक ऐसा विषय है, यदि हम सोचे कि परीक्षा पास आ जाए तो 20-25 दिन, महीने भर अच्छे से पढ़ लेंगे, हो जाएगा, तो ये भ्रम हटा दीजिएगा। क्योंकि गणित और से और अधिक प्रैक्टिस की डिमांड करता है, बड़ा व्यापक क्षेत्र है। इस 20 प्रश्न जो पुराना सिलेबस है, इसमें 4-4 सेक्शन कवर होते हैं। अंक गणित का भी सेक्शन है, बीजगणित, सांख्यिकी और ज्यामिति का भाग, और सब में यदि सोचे परीक्षा के दिनों में तैयारी हो जाए तो वो असंभव है। इसलिए अभी से निरंतरता बनाए। और कभी ये भी होता है कि अकेले मेहनत नहीं हो पाती, तो मेरे साथ मेहनत करिए। शाम की 5 बजे 1 घंटे 5 से 6 जुड़िएगा, और देखेंगे कुछ क्लास जब बीतेगा, अभी मेरे ख्याल से 15वां-16वां प्रैक्टिस चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो लोग अभी मुझसे नए जुड़े हो तो प्लेलिस्ट के सारे एक एक पार्ट को अच्छे से देखते चलिए, और रूटीन में क्लास करिए, 1 घंटा मेरे साथ रहिएगा। जब परीक्षा पास आएगी, देखिए एक चीज और होता है, कभी ये होता है कि मैराथन से कवर हो जाए, कोई नहीं कवर करा सकता। 4-4 सेक्शन यदि मैं खुद करूं, 6 या 7 घंटे की 2 मैराथन दे दूं, मान लिया डबल मैराथन दे दूं, तो 14 घंटे में, हालांकि प्रयास हर टीचर करते हैं कि सारी चीजें दे दे जो महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना महत्वपूर्ण मान के दें, लेकिन वहां से क्षेत्र से हटकर थोड़ा प्रश्न करें। तो इसलिए जब शुरुआत से क्लास देखेंगे तो प्रश्न इधर से उधर से कहीं से बनाए, वो सारी चीज पढ़ाई से होंगे, क्योंकि मैं कहीं से कोई भाग छोड़ूंगा ही नहीं। क्वेश्चन सेटर कहाँ से प्रश्न बनाएंगे, किताब से, पैटर्न से, नेचर से, व्यवहार से, वो सारी चीजें मैं करा दूंगा क्लास में। अब पूछे चाहे जहां से पूछना, तो न्यू मजबूत करिए, बेसिक चीजें रहेंगी, बहुत कारगर होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।
शाम 5 बजे। अभी थोड़ी देर में हिंदी की क्लास और फिर 7 बजे से 9 बजे की जो सीडीपी और एवीएस की जो जुगलबंदी जोड़ी चल रही है, उस सेशन के लिए भी आप लोग जुड़िएगा। आप सभी को बहुत बहुत